हेलो 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 फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है री। चलो, सभी का हाल चाल फिर बढ़िया ही होना चाहिए। तो फाइनली सर, मैं अपनी पूरी की पूरी सीएस प्रोफेशनल की फैमिली के सामने एक बार फिर आ चुका हूं सर। आज हमारे स्टूडेंट दरबार का सेशन नंबर 13 आज यहाँ पे होने जा रहा है और टोटल हमारे 12 सेशन हम कंप्लीट हो चुके हैं। और होप सो आप में से बहुत सारे बच्चों को पता हो, हम डेली शाम को 30 से लेके 40 मिनट तक यहाँ पे बैठते हैं और कोई ना कोई टॉपिक रिवाइज करते हैं। अभी तक तो हमारे टोटल 9 सेशन थे, उसमें एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल दोनों के लिए कंबाइन थे। बट आप सब जानते हो, लास्ट एक सेशन से मैंने कहा था कि एमडब्ल्यूएफ में जो सेशंस होंगे वो प्रोफेशनल वाले बच्चों के लिए होंगे और टीटीएस में सेशन जो होंगे वो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए होंगे। तो आज फाइनली मंडे आ चुका है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ओनली फॉर सीएस प्रोफेशनल, चाहे वो ओल्ड सिलेबस हो चाहे वो न्यू सिलेबस हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन की हमने रिवीजन स्टार्ट की हुई है। और आपको मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी कहा था कि अप्रैल में, मतलब जो हमारे अप्रैल में बैलेंस जितने भी सेशन होंगे ना, उसमें इनकम टैक्स में इंटरनेशनल टैक्सेशन में सारा रिवाइज करा दूंगा। और जितने भी सेशन हमारे मई के अंदर होंगे उसमें जीएसटी में जितने भी आपके प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो भी आपके प्रोविजन बेस्ड वाले क्वेश्चन हैं, जो भी आपकी केस स्टडी होंगी, वो सारी की सारी, चाहे वो सीए फाइनल लेवल की हो, चाहे वो सीएस प्रोफेशनल लेवल की हो, चाहे वो सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल की हो, चाहे वो सीए इंटर लेवल की हो, मतलब जितने भी आपके आज तक जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बने हैं ना, वो सारे मैं आपको यूट्यूब पे कराऊंगा। तो मतलब सीएस प्रोफेशनल के बच्चे सर निश्चिंत हो जाएं आपके एडवांस टैक्स के पेपर से। इट मीन पेपर वो आपका नहीं है, मैंने पहले भी कहा था। आपके एग्जाम में जितने प्रैक्टिकल क्वेश्चन, चाहे वो जीएसटी के बने चाहे वो इनकम टैक्स के बने, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो उम्मीद करते हैं कि इनकम टैक्स हमारा इंटरनेशनल टैक्सेशन इस मंथ के एंड तक रिवाइज पूरा हो जाएगा। उसके बाद फिर हम जीएसटी के क्वेश्चन जो होंगे वो करेंगे। अच्छा, आप में से कई बच्चे चैट बॉक्स में लिख रहे थे सर कस्टम की रिवीजन क्लास डाल दो। सर अभी मेरा थोड़ा शेड्यूल हेक्टिक चल रहा है। सब बच्चे जानते हैं, जो मेरे फेस टू फेस क्लास वाले बच्चे हैं और जो ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, उनके भी लेक्चर चल रहे हैं। 10 मई तक उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो कस्टम की जब भी मैं रिवीजन क्लास डालूंगा वो पॉसिबल होगा 10 मई के बाद, मुझे थोड़ा फ्री हो जाएगा। क्योंकि अभी मैं सुबह 9 बजे से लेके सर शाम को 7 बजे तक डेली रिकॉर्डिंग करता हूं। और आप सब जानते हो, मैंने कोई पुराना बैच आपको नहीं दिया, मैंने बिल्कुल लेटेस्ट बैच रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, चाहे वो घर में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। तो बिल्कुल लेटेस्ट लो की क्लास जा रही है। तो प्लीज कस्टम की रिवीजन क्लास जो मांग रहे हैं, कोशिश पूरी करूंगा, बट वो 10 मई के बाद करूंगा। कि तो 10 मई तक का टाइम प्लीज मुझे दे दो, ठीक है जी। 10 मई के बाद मेरे बैचेस सारे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर कोशिश करूंगा कि आपके कस्टम की रिवीजन क्लास डाल दूं। ठीक है, खुश हो, स्माइल रहा करो, अपने चेहरे पे ना एक स्माइल रखा करो, बिना बात के टेंशन में मत रहा करो। टेंशन के अंदर अच्छा नहीं होता, आपको पता है टेंशन के अंदर बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं। तो हमेशा स्माइल पास किया करो। ठीक है सर, हम हंसते रहते हैं, हमें ना आपको देख के भी अच्छा लगता है। ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच जी। चलो जी। अच्छा, कई बच्चे मैंने चैट बॉक्स के अंदर देखा रही, वो ये बात कह रहे थे कि सर जो आपका ये सेशन चलता है इसमें फिर हम डाउट्स कैसे सोल्व होते हैं, क्योंकि आप चैट तो पढ़ते नहीं हो। सर आपको मैंने पहले भी कहा था, आपके जितने भी डाउट्स होते हैं प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। मतलब जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आपके डाउट्स मैं देख लेता हूं। अब अगर आप इस सेशन के बीच में आप अगर डाउट्स लोगे ना, तो अगर सेशन बीच में रुक गया तो सारा फ्लो टूट जाता है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके डाउट्स हैं अपने वीडियो के एंड में कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। और ये भी जरूर बताना है कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, क्योंकि यही मेरा मोटिवेशन है। इट मींस अगर आपको फायदा हो रहा है तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो भी बताओ सर, ये इंप्रूवमेंट करोगे ना तो और फायदा होगा। ठीक है जी। चलो जी, फिर सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पक्का पक्का। तो फटाफट से लिख के बताओ जी। प्रोफेशनल वाले बच्चे भी आज लिखेंगे, वैसे तो एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे लिखते हैं, प्रोफेशनल वाले बच्चे भी चैट बॉक्स में लिख के बताएं। हाउ द जोश, हाई सर। हाउ द जोश, हाई सर। हाउ द जोश, हाई सर। चलो जी, इधर सुना ध्यान से, अब सेशन स्टार्ट करवाने जा रहा हूं फाइनली। अब अभी तक हमारा सेशन जो स्टूडेंट दरबार है उसका सेशन नंबर 13 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेशन का पार्ट नंबर 2 आज हम स्टार्ट करेंगे। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर, आज हमें इनकम टैक्स के जो इंटरनेशनल टैक्सेशन है उसमें कौन कौन से सेक्शन हमें रिवाइज करने हैं। अब आज हमें सेक्शन कौन से रिवाइज करने हैं वो भी हम देखने जा रहे हैं। और जो लास्ट सेशन में अभी तक हमने सेक्शन रिवाइज किए थे, एक बार वो भी देख लेते हैं। एक बात ने सोच के बताना सर, अभी तक अगर किसी बच्चे ने सेशन देखा हो लास्ट वाला, जिस बच्चे ने नहीं देखा पहले वो सेशन देख लेना, उसके बाद ये वाला सेशन देखना, फिर आपको समझ में आएगा। इधर देखना भी देख ध्यान से। एक तो 90 टू 1 ये हम रिवाइज कर चुके हैं, उसके बाद 90 टू 2 ये हम रिवाइज कर चुके हैं, 90 टू 2A ये हम रिवाइज कर चुके हैं, सेक्शन नंबर 90 टू 3 ये हम रिवाइज कर चुके हैं, 90 टू B1 ये हम रिवाइज कर चुके हैं और 90 टू B2 ये हम रिवाइज कर चुके हैं। अब आज की क्लास में एक तो 90 टू कैपिटल A ये हमें रिवाइज करना है, 92 C1 C2 C3 और C4 ये चारों हमें रिवाइज करने हैं। इट मींस आज का टारगेट जो है ना हमारा सारा ये प्रोविजन है। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि इंटरनेशनल टैक्सेशन में हमने ट्रांसफर प्राइसिंग का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है।
आपका एक DTAA वाला चैप्टर है वो भी मैं रिवाइज कराऊंगा, और जो गार और सार का टॉपिक होगा वो भी हम रिवाइज करेंगे। पोयम वाला कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूं। तो ये 4 टॉपिक आपके इंटरनेशनल टैक्सेशन में आते हैं, वो सारे मुझे करवाने हैं। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के ये वाले सेक्शन हम लास्ट क्लास में कर चुके थे, आज हमें बैलेंस सेक्शन यहाँ पे रिवाइज करने हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट सेशन में जो बैलेंस सेक्शन होंगे वो हम करेंगे। और स्टार्ट करते हैं। एक बार मुझे फटाफट से रिवीजन करा दो सर। अब अगर मैं 90 to 1 की बात करूंगा तो 90 to 1 में क्या लिखा हुआ था कि अगर कोई पर्सन इनकम कमाएगा इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, तो उस इनकम को हम जब भी कैलकुलेट करेंगे ना, वो कैलकुलेट करेंगे किस बेस पर, ऑन द बेस ऑफ आर्म लेंथ प्राइस। मतलब आपकी एफएमई निकालेंगे, और जो भी आपकी एफएमई निकल के आएगी उसको इंडियन की इनकम में ऐड बैक कर देंगे। उसके बेस फिर जितना भी आपके एडिशनल इनकम होंगी उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये सारी की सारी बातें 90 to 1 में थी। फिर 90 to 1 में जो भी आपका इनकम वर्ड था ना, तो इनकम में आपके एक्सपेंडिचर भी कवर होते हैं, इंटरेस्ट भी कवर होता है। और इंटरनेशनल टैक्सेशन के लिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन वर्ड गवर्नमेंट ने यूज की है ना, उसकी डेफिनेशन जो है वो 92B1 में है और 92B2 में है। अब अगर आपको 92B1 की बात ध्यान है, 92B1 में क्या लिखा था, एक्चुअल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और 92B2 में क्या लिखा था, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। मुझे फटाफट से बोल दो, एक्चुअल किसे कहते हैं, ऐसी ट्रांजैक्शन जो एंटर की गई थी 2 और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइज के बीच में, इन विच वन पार्टी और बोथ पार्टी मस्ट बी एनआर। अब सोच के बोला, अगर ट्रांजैक्शन की गई है आर और एनआर के बीच में तो भी वो क्या बनेगी, इंटरनेशनल। अगर ट्रांजैक्शन की गई है एनआर और एनआर के बीच में तो भी वो क्या बनेगी, इंटरनेशनल। बट दोनों में से कम एक पार्टी की इनकम इंडिया में टैक्सेबल होनी चाहिए। और फिर अगर आपने ट्रांजैक्शन किया रेजिडेंट टू रेजिडेंट के बीच में तो वो एक्चुअल में कवर नहीं होगी, वो 92B1 में कवर नहीं होगी। फिर 92B2 हमने किया डीम्ड वाला। तो गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शन को हम डीम्ड इंटरनेशनल मान लेंगे। अब डीम्ड का मतलब क्या था, माने या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, वो इंटरनेशनल है और वहां पर टीपी का लो लगेगा। अब डीम्ड गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि एक ट्रांजैक्शन है जो अनरिलेटेड पार्टी के बीच में की गई है। अब अगर वो ट्रांजैक्शन अनरिलेटेड के बीच में भी की गई ना, तो भी हम क्या मान लेंगे, उसको रिलेटेड पार्टी मान लेंगे। किस केस में, अगर दो में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पहली कंडीशन गवर्नमेंट ने कहा था अगर दो पार्टीज के बीच में कोई भी प्रायर एग्रीमेंट होगा तो हम इंटरनेशनल मान लेंगे। और दूसरी कंडीशन गवर्नमेंट ने कहा था अगर टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करने वाली कोई दूसरी पार्टी होगी तो वो बन जाएगी डीम्ड, और वहां पर भी टीपी का लो लग जाएगा। और एक स्पेशल बात मैंने क्या बोली थी कि डीम्ड वाले केस में दोनों पार्टी रेजिडेंट भी हो सकती हैं। इट मींस अगर मैं एक्चुअल की बात करूंगा तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक पार्टी कम से कम एनआर होनी चाहिए। बट अगर मैं डीम्ड की बात करूंगा तो डीम्ड का मतलब ही क्या होता है, मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, वो इंटरनेशनल है। तो इट मींस इन केस में दोनों पार्टी अगर रेजिडेंट भी होंगी ना, और अगर कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी तो भी वो क्या बन जाएंगी, इंटरनेशनल। दैट इज सेक्शन नंबर 92B2। उसके बाद फिर एक सेक्शन हमने किया 92(2). इसके अंदर क्या लिखा है कि अगर कोई पर्सन खर्चों की एलोकेशन करेगा, अगर कोई पर्सन खर्चों की अपॉर्शनमेंट करेगा, तो वो एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट जो करनी है वो किस बेस पे करनी है, ऑन द बेस ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू। याद करो एग्जांपल मैंने आपको दिया था यूनिलीवर यूके वाला। फॉर एग्जांपल एक होल्डिंग कंपनी है यूनिलीवर यूके, उसकी हर कंट्री के अंदर सब्सिडरी कंपनी है। तो यूनिलीवर यूके ने जो भी खर्चा किया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, वो खर्चा जब भी अपनी सब्सिडरी कंपनी में एलोकेशन करेगी ना, वो फेयर मार्केट वैल्यू के बेस पे करेगी, अपनी मर्जी से नहीं करेगी। उसके बाद सेक्शन नंबर 92(2)(a) के अंदर क्या लिखा था कि भैया टीपी का लो इंटरनेशनल पे तो लगेगा, कुछ डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जिस पर टीपी का लो लग जाएगा। सारी डोमेस्टिक नहीं, कुछ। अब कुछ में कौन सी कवर होंगी, एक सेक्शन 92(b)(a) हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसमें आपको बताऊंगा भाई डोमेस्टिक कौन कौन सी आती है। तो भैया इंटरनेशनल पे तो सारी पे टीपी लगेगा, डोमेस्टिक पे सारी नहीं, जो 92(b)(a) में कवर होंगी सिर्फ उस पे टीपी लगाना है। उसके बाद फिर हमने किया 92 का क्लोज नंबर 3। अगर आपको ध्यान हो रहा है इसमें क्या लिखा था कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग का लो लगाने से इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान होगा, अगर टीपी का लो लगाने से इंडियन गवर्नमेंट की इनकम कम होगी या लॉस इंक्रीज होंगे, तो भैया उस केस में टीपी लगेगा ही नहीं। तो कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि ट्रांसफर प्राइसिंग का लो एप्लीकेबल ही तब होगा जिस केस में गवर्नमेंट को फायदा होगा, और फायदा वही होगा जहां पर इनकम ऐड की जाएगी। जहां पर इनकम ऐड करने की बात नहीं होगी तो वहां फायदा ही नहीं है, और जहां फायदा नहीं होगा तो एज पर 92(3) वहां पर टीपी का लो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर जितनी बातें अभी तक हमने पहले 10 मिनट में की है, हमने कुछ नहीं किया, लास्ट सेशन की रिवीजन की है। तो जो बच्चे लास्ट सेशन में नहीं थे, ये मत समझना कि मैंने इतना फास्ट करवा दिया। आप एक बार लास्ट सेशन जरूर देख लेना, जरूर देखना, ये आपके काम की ही बातें। मैंने कल भी कहा था सर सीएस प्रोफेशनल के अगर बच्चे सीरियस होकर, सिंसियर होकर अगर ये सेशन अटेंड करेंगे ना, बिलीव यू उनका इतना भला होगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा।
जिस दिन वो प्रोफेशनल का एडवांस का पेपर देके बाहर आएंगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप मुझे याद करोगे कि जो सर ने क्लास में रिवीजन क्लास में करवाया था वो हमारे बहुत काम आया था। बट प्रोवाइडेड प्रोफेशनल के ऑल ओवर इंडिया हर बच्चे ने ये रिवीजन क्लास ऑनेस्टी के साथ देखी हो और पूरी कंप्लीट देखी हो। अब अगर आप बीच बीच में छोड़ के भागोगे, आपको ये लगेगा कि आपको सब कुछ आता है, तो भैया मैंने पहले भी कहा था प्रोफेशनल के बच्चे को ये लगता है कि उन्हें सब कुछ आता है, बट एग्जाम हॉल से बाहर आने के बाद पेपर पूरा नहीं होता। तो प्लीज आधा घंटा इन्वेस्ट कर देना, वेस्ट एक सेकंड नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, ये मेरी गारंटी है, ये बात ध्यान देना, ठीक है जी। तो ये सारी बातें तो हमने लास्ट क्लास में की थी। अब बच्चा कहता है सर आज के सेशन में क्या करना है। आज के सेशन में सबसे पहला जो हम सेक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज सेक्शन नंबर 92 कैपिटल ए। अब बच्चा ये बात कह रहा है सर 92 कैपिटल ए जो है वो किसका है। याद करो सर, लास्ट सेशन में ना जो मैंने कहा था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मतलब ही होता है ऐसी ट्रांजैक्शन जो एंटर की गई है टू और मोर एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के बीच में। अब ये एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस कब बनते हैं, मतलब कब ये मानते हैं कि हम दोनों में लिंक है और कब ये मानेंगे हम दोनों में रिलेशन है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था अगर हम दोनों में लिंक होगा तो इंटरनेशनल बनेगी, अगर हम दोनों में लिंक नहीं होगा तो इंडिया से बाहर की गई हर ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल बनेगी। ऐसा लॉ में नहीं लिखा, इंडिया से बाहर की गई सारी ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल नहीं बनती, इंटरनेशनल वही बनती है जो 92B में लिखा है, और 92B में लिखा है ऐसी ट्रांजैक्शन जो एंटर की गई है टू और मोर एसोसिएटेड के बीच में। अब ये रिलेटेड पार्टी कब बनते हैं, एसोसिएटेड कब मानते हैं, वो सारी की सारी बातें हमें 92A में देखनी है। तो सेक्शन नंबर 92A देखो मैंने यहां पे क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस। अब इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ना अपने माइंड में एक बात क्लियर करो, इस सेक्शन में जितने पॉइंट्स कराऊंगा, इस सेक्शन में जितने भी पॉइंट्स कराऊंगा, अगर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम मेरे वर्ड पे जाना, अगर प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम, मेरे पीछे बोलो प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर मैं इनमें से सिंगल कंडीशन भी सेटिस्फाइड कर दूंगा तो उस प्रीवियस ईयर में की गई सारी ट्रांजैक्शन पर टीपी का लो लग जाएगा। बस ये बात ध्यान देना। मैं एक बार दोबारा बोलूंगा, बहुत सारे बच्चों को बात नहीं पता होती सर। कई बच्चों को लगता है कि जिस टाइम मैंने ट्रांजैक्शन की उस टाइम लिंक चेक करते हैं, कई बच्चों को ये लगता है कि प्रीवियस ईयर के स्टार्टिंग में कई करते हैं, कई बच्चों को लगता है प्रीवियस ईयर के एंड में। मैं दोबारा बोल दूं 92A का बेयर एक्ट घर जाके देख लेना, उसमें साफ साफ लिखा है प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर इनमें से सिंगल कंडीशन में भी फॉल कर जाते हो तो उस साल में की गई सारी ट्रांजैक्शन पर टीपी का लो लगेगा। बस ये बात ध्यान देना। तो बच्चा ये बात कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर, मान लो मैंने एक ट्रांजैक्शन की उस टाइम ना ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी, दूसरी ट्रांजैक्शन की उस टाइम कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं थी, तीसरी ट्रांजैक्शन की उस टाइम कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तो क्या तीसरी पर टीपी लगेगा या तीनों पर लगेगा? तीनों पर ही टीपी लगेगा। मैंने क्या बोला, प्रीवियस ईयर में किसी भी टाइम अगर इसके अंदर फॉल कर जाते हो तो उस साल में जितनी ट्रांजैक्शन करोगे इंटरनेशनल उन सब पर टीपी लग जाएगा। बस एक बात ध्यान दो। तो आओ जी एक बार चेक करते हैं रिलेटेड पार्टी कब बनते हैं, एसोसिएटेड कब बनते हैं। आओ जी देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला केस, गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज के 26% या उससे ज्यादा अगर वोटिंग पावर होल्ड की है, और वोटिंग पावर आप सब जानते हो इक्विटी कैपिटल मतलब इक्विटी शेयर है, तो अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के 26% या उससे ज्यादा अगर वोटिंग पावर होल्ड की है तो ये दोनों पार्टी क्या बन जाती हैं, एसोसिएटेड बन जाती हैं। इसका लॉजिक हमने क्लास में किया था डिटेल में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। मैंने कहा था स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 75% चाहिए होते हैं, ठीक है जी। और अगर 75% चाहिए और अगर 26% मेरे पास है तो 74 आपके पास है। तो अगर 74 आपके पास है, आप एसआर पास नहीं कर पाओगे, और अगर एसआर पास नहीं कर पाओगे तो भैया आप मेरे लिंक में आ गए। तो इट मींस जो मैं बोलूंगा वो बात आपको माननी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये काम होता है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ी बड़ी कंपनीज ये काम करती हैं सर। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है, भाई सुनो मेरी बात, अगर किसी एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज के 26% या उससे ज्यादा अगर वोटिंग पावर होल्ड किए होंगे ना, तो इन दोनों पार्टीज को एसोसिएटेड बनाकर इन दोनों केस में हम टीपी का लो लगा देंगे। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट कहना क्या चाह रहा हूं, अगर एक पार्टी ने मतलब एक्स ने वाई के 26 और मोर होल्ड किए हैं, और अगर एक्स ने जेड के 26 और मोर होल्ड की हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस केस में वाई और जेड जो होंगी ये क्या बन जाएंगी, एसोसिएटेड बन जाएंगी। अब बच्चा ये बात बोलता है सर पहले और दूसरे क्लोज में फर्क क्या है, नालायक।
पहले दूसरे के अंदर फर्क क्यों नहीं है? सर एक बात में सोच के बोला, एक्स ने वाई के होल्ड किए हैं, एक्स और वाई पहले क्लोज के अंदर आ गए। एक्स ने जेड के होल्ड किए हैं, एक्स और जेड पहले क्लोज के अंदर आ गए। अब ये वाई और जेड भी रिलेटेड पार्टी मान लिए जाएंगे, इनको वो क्लोज नंबर 2 में कवर कर रहे हैं, चाहे इनकी आपस में कोई वोटिंग पावर ना हो। तो सिंपल सी बात क्या कि अगर मैंने दो पार्टी के होल्ड किए हैं तो ये दोनों पार्टीज भी क्या बन जाएंगी? रिलेटेड पार्टी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। उसके बाद तीसरा पॉइंट देखो जी, अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज को क्या दिया हुआ है? लोन दिया हुआ है। अब अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज को लोन दिया है, कितना लोन दिया है? इस एंटरप्राइज की जितनी एसेट्स की बुक वैल्यू है उसके 51% या उससे ज्यादा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मान लो इस एंटरप्राइज की ना एसेट्स हैं 3000 करोड़ की, और गवर्नमेंट ये बात कहते हैं इस एंटरप्राइज ने फॉर एग्जांपल 1600 करोड़ की एसेट इसने फाइनेंस की है। अब सोच के बोला 3000 करोड़ की एसेट है और 1600 करोड़ की एसेट दूसरी पार्टी ने फाइनेंस की है, तो भैया दोनों में लिंक आ गया, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? एसोसिएटेड बन जाएंगी, यहां पे टीपी लग जाएगा। तो तीसरा पॉइंट क्या निकल के आ रहा है कि अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज को लोन दिया, कितना लोन दिया? 51% या उससे ज्यादा। किसका? उसकी एसेट्स की बुक वैल्यू का। तो ये दोनों पार्टीज क्या बन जाएंगी? लिंक पार्टी बन जाएंगी। ये बात क्लियर है? यस सर। अगला क्लोज फिर क्या है जी? अगला क्लोज ये है, इस एंटरप्राइज ने मान लो कोई बाहर से लोन लिया हुआ है। अब अगर इस एंटरप्राइज ने इस पार्टी से मान लो लोन लिया है, और जो इसने लोन लिए ना, इस लोन की 10% या उससे ज्यादा गारंटी जो दी है वो इस पार्टी ने दी है। अब सोच के बोला, आपके फादर कहीं मार्केट से लोन लेने जाए तो बैंक वाले कई बार गारंटी मांगते हैं, तो आपके फादर ने लोन लिया और गारंटी मैंने दी, तो भैया अगर मैंने फादर के लोन की गारंटी दी तो मैं फादर को जानता हूं ना, तो जहां पर जान पहचान की बात होगी वहां पर प्राइस फ्लक्चुएशन की बात होगी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर किसी एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज के लोन की 10% या उससे ऊपर गारंटी दी होगी तो ये दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगी, इन पे टीपी का लो लग जाएगा। तो मैंने फटाफट से बोला अभी तक 4 केस हमने कौन कौन से किए? सर आपने साथ साथ रिवीजन करवानी है, इंटरनेशनल टैक्सेशन रिवीजन के साथ ही क्लोज होना चाहिए, दोबारा से आपको बुक उठानी नहीं पड़ेगी, ये बात ध्यान देना। जैसे ही सेशन खत्म हो एक बार दोबारा घर जाके रिवाइज कर लेना, एग्जाम से पहले भी बुक उठाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इतनी मेरी गारंटी है। बट कब? अगर आप साथ साथ रिवाइज करोगे। फटाफट से बताओ जी, एसोसिएटेड में पहला क्लोज क्या निकल के आ गया? अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के 26 और मोर होल्ड किए हैं, दोनों पार्टी क्या बन जाएंगी? लिंक पार्टी। दूसरा क्लोज क्या निकल के आ रहा है? एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के होल्ड किए हैं, इस पार्टी ने इसके होल्ड किए हैं, ये दोनों क्या बन जाएंगे? लिंक पार्टी। तीसरा क्लोज क्या निकल के आ रहा है? मैंने आपको लोन दिया 51% या उससे ज्यादा, तो आप और मैं क्या बन जाएंगे? लिंक पार्टी। चौथा क्लोज निकल के आ रहा है, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के गारंटी दी है, कितनी? 10% या उससे ज्यादा, तो ये दोनों पार्टी क्या बन जाएंगे? लिंक पार्टी बन जाएंगे। अगला क्लोज देखो जी, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के मोर देन हाफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए। इट मींस अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, फॉर एग्जांपल इसके 16 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, अब अगर मान लो 16 बीओडी हैं और 10 मैंने अपॉइंट किए हैं, तो भैया मेरा लिंक हो गया ना। तो अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज के मोर देन हाफ बीओडी अपॉइंट किए हैं या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर अपॉइंट किया होगा, इन दोनों में से एक कंडीशन, या तो मोर देन हाफ, मोर देन कह रहा हूं सर, मोर देन हाफ बीओडी अपॉइंट किया हो या वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया हो, इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड करूंगा तो ये दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगी। एक बच्चा, प्रोफेशनल का बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ सर डाउट आ रहा है, मैंने कहा क्या? कहता सर मान लो मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करने की ना पावर है भाई, इस एंटरप्राइज के पास इसके बीओडी अपॉइंट करने की पावर है, बट इसने अपॉइंट नहीं किए। पावर है बट अपॉइंट नहीं किए, तो क्या ये दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। अगर आपने बेयर लो ध्यान से पढ़ो, साफ साफ लिखा है अपॉइंटेड, वहां पर वर्ड लिखा है अपॉइंटेड। इट मींस अगर इसने इसके मोर देन हाफ बीओडी अपॉइंट कर दी है, एग्जाम में केस स्टडी बन सकती है, इसके पास मोर देन हाफ बीओडी अपॉइंट करने की पावर है बट इसने अपॉइंट नहीं किए, पावर इसके पास है, तो क्या पावर होने से एसोसिएटेड मान लिया जाएगा? गवर्नमेंट कहती है नहीं, पावर होने से कुछ नहीं होता, अगर तूने अपॉइंट कर दी है तो यहां पर कवर होगा, अगर तूने अपॉइंट नहीं किए तो ये क्लोज तेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। अगला क्लोज देखो जी, एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज के मोर देन हाफ अपॉइंट किए और फिर इस एंटरप्राइज ने इस एंटरप्राइज के मोर देन हाफ अपॉइंट किए, तो भैया ये दोनों पार्टी तो बन गई ऊपर वाले क्लोज में, तो अब गवर्नमेंट कहती है इन दोनों पार्टी को भी हम लिंक पार्टी मान लेंगे, ये गवर्नमेंट अगले क्लोज में कहती है। सेम वही कैपिटल वाला क्लोज था ना, 26% और मोर वोटिंग पावर वाला जो क्लोज हमने किया था, वही सेम क्लोज यहां पर है। अगर मैंने इसके हाफ बोर्ड बीओडी अपॉइंट किए, मैंने उसके मोर देन हाफ अपॉइंट किए, तो ये दोनों पार्टी क्या बन जाएंगी? लिंक पार्टी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अगला क्लोज देखो जी,
एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को नो हाउ, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट प्रोवाइड करवा रही है, और दूसरी एंटरप्राइज इस नो हाउ, पेटेंट और ट्रेडमार्क के बिना मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकती। एक बात ने सोच के बताना सर, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी कंपनी है, मेरी एक कंपनी है, मैं आपको नो हाउ प्रोवाइड करवाता हूं और मेरे नो हाउ के बिना आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। सोच के बोला क्या आपका और मेरा लिंक हो गया? नहीं हो गया? यस हो गया। भाई जब तक मैं आपको नो हाउ नहीं दूंगा, पेटेंट नहीं दूंगा, ट्रेडमार्क नहीं दूंगा, उसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर पाओगे, तो आप मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो गए ना। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? वो लिंक पार्टी। तो यह एक पार्टी दूसरी पार्टी को नो हाउ, ट्रेडमार्क, पेटेंट देगी, दूसरी पार्टी उसके बिना मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं कर सकती, ये दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगी। ये क्लोज ये वाला है। उसके बाद देखो जी, एक एंटरप्राइज दूसरी एंटरप्राइज को रॉ मटेरियल सप्लाई करवाती है, कितना? 90% या उससे ज्यादा। आप सोच के बोलना, मैं आपको 90% या उससे ज्यादा मटेरियल सप्लाई करता हूं तो आपका मुझसे लिंक हो गया ना। अब अगर मेरे फादर की दुकान है, मेरे फादर एक सप्लायर से 95% दुकान का सामान परचेस करते हैं। अब अगर मेरे फादर एक ही सप्लायर से 95% सामान परचेस करते हैं तो कहीं ना कहीं तो लिंक आएगा। उस केस में प्राइस फ्लक्चुएट होगा, तो गवर्नमेंट ने क्या बोला? दैट इज एसोसिएटेड। अब बच्चा कह रहा है सर वो तो 80% में भी आ सकता है। नालायक, आ तो 60% में भी सकता है, बट जो लॉ में लिखा है 92A में लिखा है ना, हमें तो वही देखना पड़ेगा ना। क्योंकि गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर तुम इसमें से किसी भी क्लोज में कवर हो जाओगे तब हम लिंक मानेंगे, नहीं तो हम लिंक नहीं मानेंगे। तो मैं सारे क्लोज बाय डिफॉल्ट याद करने हैं। आपके सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में आज से 2 अटेम्प्ट पहले बिल्कुल फ्लैट क्वेश्चन बन गया था कि डिफाइन करो एसोसिएटेड एंटरप्राइज का मतलब क्या है। अब जिस बच्चे को ये क्लोज ही याद नहीं थे, जो बच्चा क्लोज याद करके नहीं किया, उसको यही नहीं पता है क्लोज में लिखा क्या है, वो बताओ आंसर क्या देखेगा? फिर बच्चा कहता है इंटरनेशनल टैक्स मुश्किल आता है। सर इंटरनेशनल टैक्स मुश्किल नहीं आता, आपको सही तरह से पढ़ते ही नहीं हो। और अगर आपने पढ़ने का तरीका चेंज कर दिया ना, इंटरनेशनल टैक्स, मैं कह रहा हूं पूरा एडवांस टैक्स कुछ भी नहीं है। वो डिपेंड करता है कि आपने उसको पढ़ा कैसे है। ठीक है जी, तो अभी तक ये क्लोज हो गए। अगला क्लोज देखो जी, एक एंटरप्राइज ने दूसरी एंटरप्राइज को सामान बेचा। अब सोच के बोलना सर, एक मान लो सेलर है, एक बायर है। अब अगर सेलर और बायर की बात करूंगा तो प्राइस कौन फिक्स करता है? सेलर फिक्स करेगा, बायर फिक्स करेगा? ऑब्वियस बात है, प्राइस सेलर फिक्स करता है। अब इस क्लोज में बात बोली गई है कि अगर प्राइस फिक्स करने वाला, अगर प्राइस को इन्फ्लुएंस करने वाला अगर बायर होगा ना, तो भैया कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इन दोनों पार्टी को लिंक पार्टी मान लेंगे, तो यहां पर बन जाएगा एसोसिएटेड। तो अभी तक टोटल हमने 9 क्लोज किए हैं। बच्चा कह रहा है सर हम ना 9 क्लोज की ना रिवीजन करवाना चाहते हैं, तो क्या आप सिर्फ 2 मिनट रुक सकते हो? हम रिवीजन करवाएंगे। ओके, 1 2 3 स्टार्ट। सर आपने सेक्शन नंबर स्टार्ट करवाया 92 क्लोज नंबर ए। उसमें आप बताने जा रहे हो एसोसिएटेड किसे कहते हैं। एसोसिएटेड हमें इसलिए देखना है क्योंकि जब तक हम एसोसिएटेड नहीं बनेंगे इंटरनेशनल में कवर नहीं होंगे, इंटरनेशनल में कवर नहीं होंगे तो टीपी का लो नहीं लगेगा, इसलिए 92A हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आपने पहला क्लोज तो बताया कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के 26 और मोर वोटिंग पावर होल्ड किए हैं, दोनों पार्टी लिंक पार्टी है। मैं कहा बहुत बढ़िया। दूसरा सर आपने बताया एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के, उसी पार्टी ने तीसरी पार्टी के होल्ड किए हैं, तो भैया ये दोनों पार्टी जो होंगी ये भी लिंक पार्टी बन जाएंगी। वेरी वेरी गुड सर। फिर आपने बताया एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को लोन दिया है 51% या उससे ज्यादा, तो ये दोनों पार्टी लिंक बन जाएंगी। वेरी वेरी गुड। चौथा सर आपने बताया कि अगर इस पार्टी ने दूसरी पार्टी ने जो लोन लिया था उसकी गारंटी दी है 10% या उससे ऊपर, ये दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगी। बहुत ही ज्यादा बढ़िया। अगला क्लोज फिर आपने कहा था अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी के मोर देन हाफ बीओडी अपॉइंट किए हैं या 1 और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किए हैं, तो भैया इनमें से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे तो लिंक पार्टी बन जाएगा। और अपॉइंट करनी है, पावर होने से कुछ नहीं होगा। वेरी गुड। अगला फिर आपने बोला भाई मैंने इसके अपॉइंट किए, मैंने इसके अपॉइंट किए, तो ये दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगी। फिर अगला आपने कहा मैं आपको कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये सब कुछ दे रहा हूं, उसके बिना आप मैन्युफैक्चरिंग कर ही नहीं सकते, तो हम दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगे। बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला एक पार्टी दूसरी पार्टी को 90% या उससे ऊपर रॉ मटेरियल सप्लाई कर रही है, तो ये दोनों पार्टी लिंक पार्टी बन जाएंगे। वेरी गुड। फिर अगला क्लोज आपने बोला सर कि अगर मान लो बायर सेलर वाला केस है और प्राइस इन्फ्लुएंस करने वाला अगर बायर बन जाएगा तो उस केस में दोनों पार्टी लिंक पार्टी है। यस, ये सारे क्लोज अभी तक हमने किए। अब बाकी छोटे छोटे बिल्कुल क्लोज बने हैं। देखो जी, मिस्टर ए है, एक प्रोप्राइटरी कंसर्न है इंडिया में, उसका वो ओनर है, और मिस्टर ए या उसकी वाइफ ने एक फर्म है इंडिया से बाहर, एक फर्म इंडिया से बाहर है, उसके फॉर एग्जांपल मान लो शेयर होल्ड किए हुए हैं, तो 51% है उससे ज्यादा, तो गवर्नमेंट ये बात कहती है भैया ये दोनों पार्टी फिर लिंक पार्टी बन जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने एक अपनी कंपनी यहां पे खोली हुई है और मेरा और मेरी वाइफ का, मेरे रिलेटिव का
किसी दूसरी कंपनी में शेयर बाहर भी है, तो अगर ये दोनों भी आपस में ट्रांजेक्शन करेंगे तो भी वो पार्टी क्या बन जाएंगी, लिंक पार्टी बन जाएंगी। अगला क्लोज देखो जी, वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय एचयूएफ, एक एंटरप्राइज एचयूएफ कंट्रोल कर रही है, एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल बाय मेंबर रिलेटिव ऑफ एचयूएफ। अब सोच के बोला, एक एंटरप्राइज एचयूएफ होल्ड कर रही है और दूसरी एंटरप्राइज उसी एचयूएफ के मेंबर होल्ड कर रहे हैं या उसके रिलेटिव होल्ड कर रहे हैं, तो ये दोनों पार्टीज क्या बन जाएंगी, एसोसिएटेड बन जाएंगी। फिर एक एंटरप्राइज हैज एटलीस्ट 10% इंटरेस्ट इन द अनदर एंटरप्राइज बीइंग पार्टनरशिप फॉर्म। अब अगर एक एंटरप्राइज ने दूसरे एंटरप्राइज में 10% या उससे ज्यादा अगर यहां पर इंटरेस्ट मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इंटरेस्ट होल्ड किया, दोनों पार्टी क्या बन जाएंगी, लिंक पार्टी। और लास्ट में लिखा है एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज में प्रिस्क्राइब। अगर कोई रिलेशनशिप होगी म्यूचुअल इंटरेस्ट की, इट मींस आपस में हमारा इंटरेस्ट है, बिजनेस रिलेशनशिप है, तो इस ट्रांजैक्शन को भी हम क्या मान लेंगे, एसोसिएटेड मान लेंगे। तो सर टोटल मिला के 13 क्लोज है। आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है 5 नंबर का, आप अगर 10 भी लिख के आओगे तब भी नंबर मिल जाएंगे। सर 5 नंबर में 5 लिख के आएंगे, नंबर मिलेंगे 2। 5 नंबर में 10 लिख के आओगे, नंबर मिलेंगे पूरे 5। बस इतनी बात ध्यान देना, ये इनमें से पूरे साल में किसी भी टाइम अगर फोल कर जाऊंगा तो एसोसिएटेड मान लिया जाएगा। ठीक है जी, तो ये सारे क्लोज आपके निकल के आते हैं एसोसिएटेड के, ये आपको याद करने हैं। इसके नोट्स की फोटो क्लिक कर लेना। आपने नोट्स क्लास के अंदर बनाए होंगे, फेस टू फेस क्लास जो अगर आपने लिए या ऑनलाइन क्लास आपने ली है, या अगर नहीं भी ली, जहां से भी आपने क्लास ली होगी, ये नोट्स आपने बनाए होंगे, रिवीजन आप घर से कर सकते हो। ठीक है, तो फाइनली अब जाके मुझे पता लग गया कि भैया अब जाके एसोसिएटेड कब बनते हैं और इंटरनेशनल कब बनते हैं। अब सारी बातें हमारी क्लियर हो गई। अब एक बात में सोच के बताना, अब अभी तक जो हमने पढ़ा ना, उससे हमें यह समझ में आ गया। प्लीज चैट बॉक्स में कोई चैट नहीं करनी, सिर्फ यहां पे मेरी बातों को सुनो, ठीक है ना। यहां पर सुनना ध्यान से। अब सुना ध्यान से, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने किया, अगर मैंने इनकम कमाई है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन से, तो उस इनकम का हम एएलपी निकालेंगे, उस एएलपी के बेस पे हम ये इनकम निकालेंगे और फिर इनकम ऐड बैक करेंगे। इंटरनेशनल किसे कहते हैं, वो 92B में लिखा हुआ था। 92B के 2 क्लोज थे, B1 और B2 दोनों हमने कर लिए। फिर B1 ने बोला कि भैया इंटरनेशनल तब बनती है अगर दोनों में लिंक हो, मतलब एसोसिएटेड हो। एसोसिएटेड कब बनते हैं, वो भी सारी बातें हमने देख ली। तो फाइनली अब जाके हमें यह समझ में आ गया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कंप्लीट कब होती है, जिस पर हमें टीपी लगाना है। ये बात क्लियर है, पक्का पक्का, यस सर। अब बच्चा ये बात कह रहा है, सर मेरे मन में ना अभी भी कई सारे डाउट्स आ रहे हैं। मैंने कहा यार अब तुम्हारे मन में डाउट्स क्या आ रहे हैं। कहता है एक बात मैंने सोच के बताओ, अब जब हमारा आपने लास्ट सेशन लिया था तो उस सेशन में आपको याद आ रहा है। मैंने कहा क्या। कहता आपने जब हमें वो एग्जाम्पल कराया था ना कि जब इंडिया वाले ने बाहर वाले को एक्सपोर्ट किया 1000 रुपए का, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1500 रुपए है, तो फिर आपने कहा था इंडियन गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है तो आप 500 रुपए एड बैक कर दो, टीपी का लो, ये बात बोलता है। मैंने कहा हाँ मैंने कहा था। कहता सर ये समझ में नहीं आ रहा, अब जो ये 1500 रुपए आपने फेयर मार्केट वैल्यू निकाली है, तो क्या ये फेयर मार्केट वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी, और अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दी होगी तो फिर हमें निकालनी कैसे होगी। क्योंकि ये सारी बातें सर हमने रट ली, आप इसकी टेंशन छोड़ दो। अगर इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन गया ना, आप हमारे पर विश्वास करो, हम जरूर करके आ जाएंगे। बट सर पता नहीं बैठे बिठाए एकदम डाउट सा आ गया कि यार विवेक सर ने बोला भाई एफएमई निकालनी है, एफएमई के बेस पे एड बैक करना है, बट अगर एफएमई क्वेश्चन में दी ही ना हो, और अगर एफएमई क्वेश्चन में ना दी हो तो क्या एफएमई निकालनी पड़ेगी, और अगर एफएमई निकालनी पड़ेगी तो एफएमई निकालने के मेथड कौन से होंगे, कैसे एफएमई निकालेंगे। मैंने कहा यार तुम्हारी बात तो सही है, वेरी गुड, तुम्हारे लिए क्लैपिंग भी होनी चाहिए। भाई माइंड में इतना बड़ा क्वेश्चन आपके आ गया कि जो एफएमई अभी तक मैंने दी उस एफएमई को निकालना कैसे है। जैसे ही आपने क्वेश्चन अपने माइंड में किया, तुरंत लो बनाने वाले ने एक सेक्शन 92C फ्रेम कर दिया। ये 92C है, 92C उसने फ्रेम कर दिया। उसने कहा मेरे बच्चों के दिमाग में डाउट आ गया और डाउट आए और मैं सॉल्यूशन ना दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उसने बोला मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो तुम अपने दिमाग में डाउट लेके आ रहे हो कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग में एएलपी निकालनी है, एफएमई निकालनी है, तो एफएमई कैसे निकलेगी, एएलपी कैसे निकलेगी, तुम्हारे मन का डाउट, उसका सॉल्यूशन 92C है। एक बार चेक करना, देखो जी, कंप्यूटेशन ऑफ आर्म लेंथ प्राइस, आर्म लेंथ प्राइस की कंप्यूटेशन कैसे करनी है, वो सारी बातें 92C में है। ठीक है, अब यहां पर एक बार चेक करना। अब इस सेक्शन नंबर 92C के ना टोटल मिला के सर 4 सबसेक्शन है। एक तो 92C1 वो भी आज हमें देख लेना है, 92C2 वो भी आज हम देख लेंगे, और 92C3 वो भी आज हम देख लेंगे, और 92C4 वो भी आज हम देख लेंगे।
अब इन चारों क्लोज में क्या कहा है बहुत ध्यान से अपने माइंड में डालना, क्योंकि बच्चों को ये बात पता नहीं होती, या तो बच्चे सेक्शन नंबर याद नहीं करते या वो पता नहीं रटके रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि वो करते क्या। बहुत ध्यान से अपने मन में डालना जो मैं समझाना चाहता हूं। 92C1 पहले एक बार लो समझ लेते हैं, फिर यहां से पढ़ लेंगे। एक बात में सोच के बोलो, एक ये जो सामने बच्चा बैठा है नालायक अपना मोबाइल पे मेरी वीडियो देख रहा है, अब एक तो देखते देखते हंस रहा है, कहता ओ माय गॉड विवेक सर आज फिर आ गए, ओए सर ट्रांसफर प्राइसिंग कर लो सर, मजा आ रहा है कसम से, शाम को सेशन देखते हैं ना हमें कई बार अच्छा भी लगता है, कई बार तो हमें अच्छा नहीं लगता बट कई बार हमें अच्छा लगता है। ये जो सामने बच्चा हंस रहा है उनसे मेरा क्वेश्चन है नालायक इधर आओ इधर आओ, पहले मेरे क्वेश्चन सुनो। बच्चा कह रहा है हाँ सर। क्वेश्चन मेरा ये है, एक बात मैंने सोच के बताना, अब अभी तक जो हमने किया वो समझ में आ गया? कहता है बिल्कुल आ गया। मैं यार एक बात मुझे बताओ, मुझे ना एफएमई निकालनी है, तो मैं एफएमई कैसे निकालूं? उसके लिए आपने बोला सर, अभी विवेक सर ने बोला भाई 92C के पास जाना पड़ेगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं ना, अब आप भी मेरे साथ खड़े रहो, मैं भी यहां पर खड़ा हूं, आओ दोनों 92C के पास चलते हैं। अब जब मैं सेक्शन नंबर 92C के पास गया तो मैंने सेक्शन नंबर 92C से पूछा, मैंने कहा सेक्शन नंबर 92C, उसने कहा हाँ। मैं कह यार एक बात मुझे बताऊं, मुझे ना ट्रांसफर प्राइसिंग का लो मैं कर रहा हूं, उसमें वो एफएमई के बच्चे बात कर रहे हैं और मुझे ना एफएमई निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूं? उसने कहा यार 92C के पास आ गया तू, सही आया बिल्कुल। इस 92C के ना 4 क्लोज हैं, एक तो 92C1, C2, C3, C4। मैं कह नहीं मुझे पता है। कहता जो 92C1 है ना, जब तू वहां जाएगा उसमें यह लिखा होगा कि एएलपी निकालने के टोटल मिलाकर 5 मेथड है। वैसे वहां पे 6 लिखे हुए हैं बट छठे में लिखा हुआ है अदर मेथड एस में बी प्रिस्क्राइब, और 5 मेथड स्पेसिफिक हैं। तो 92C1 बोलेगा कि भैया जिसको जिसको इंडिया में टीपी के लो में एएलपी निकालनी है तो टोटल मिला के 5 मेथड है, उन पांचों में से कोई मेथड यूज कर ले और एएलपी निकाल दे। अब बच्चा सामने बैठा हुआ बोल पड़ा, कहता कोई भी, कहता कोई भी मेथड यूज कर लूं एएलपी निकाल दूं। मैंने कहा कोई भी का मतलब जो भी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड होगा, और मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है वो डिपेंड करेगा तुम्हारी ट्रांजैक्शन कौन सी है। और याद करो मैंने आपको क्लास के अंदर भी कहा था, बच्चे मेरे फेस टू फेस वाले और ऑनलाइन क्लास वाले बच्चे हैं, उन्हें मैंने क्लास के अंदर भी कहा था कि ज्यादातर केसेस में कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड कप मेथड इज द बेस्ट मेथड। और इवन जो आप तो सीएस प्रोफेशनल के बच्चे हो, कई बच्चे जो सीए फाइनल के हैं, सीए फाइनल में ऑलमोस्ट क्वेश्चन बनता ही कप मेथड का है, प्रोफेशनल में बनता कप मेथड का है, बट आपके एग्जाम में 2 बार उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया रीसेल प्राइस मेथड का। ठीक है नी, बाकी मेथड और भी हैं बट नॉर्मली क्वेश्चन जो बनेगा वो कप मेथड का बनेगा। बट अब तो मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, पता नहीं ऐसा अंदर से मुझे क्यों लग रहा है, जिनके एग्जाम जून या दिसंबर में है ना, एक नया कॉन्सेप्ट आया था आज से 6 महीने पहले, 1 साल पहले, रेंज कॉन्सेप्ट। याद करो मैंने क्लास में आपको बहुत बढ़िया डायग्राम बनवाया था, हम रिवीजन क्लास के अंदर भी करेंगे, टेंशन मत लेना। वो रेंज कॉन्सेप्ट जो है मुझे पूरी उम्मीद है इस बार जून में एग्जाम वहां से बनेगा, मुझे पता नहीं ऐसा अंदर से क्यों लग रहा है। और अगर कोई पेपर बन चुका है ना, क्वेश्चन वहां से बन चुका है। सर वो रेंज कॉन्सेप्ट कब करेंगे? नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम रिवीजन करेंगे। बट अभी सुन लो, टोटल मिला के 5 मेथड है। अब एक बार चेक करो, देखो ये क्या लिखा है, एएलपी शैल बी कंप्यूटेड, एएलपी में कंप्यूट करनी है एज पर दी मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड आउट ऑफ द फॉलोइंग। अब कौन कौन से मेथड है? पहला कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड। पीछे बोला करो, पीछे बोला करो, मेरा गला भी कई बार थक जाता है। आपको क्या लगता है मेरे गले में मशीन है? मतलब कई बच्चों को लगता है विवेक सर के ना गले में मशीन फिट है, हमें तो ये लग रहा है। सर मैं सुबह 9 बजे से लेके 7:30 बजे तक, मैंने कल भी कहा था मैं रूम के अंदर रिकॉर्डिंग करता हूं। बच्चा कह रहा है इतनी क्या करते हो, लॉकडाउन हो रहा है। मैंने कल भी कहा था नालायक, मेरे एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल के फेस टू फेस वाले बैच चल रहे हैं, अब फेस टू फेस नहीं जा पा रहे तो उनका लाइव बैच मुझे देना है ना, और उधर सेशन मेरे शाम को डेली होते हैं, मैं एक दिन में मिस नहीं करता आपका। तो मेरे गले में मशीन नहीं लग रही, आप मेरा साथ दिया करो, पीछे बोला करो, मुझे भी तो अच्छा लगे कोई बच्चा मेरे साथ बोलने वाला है, मुझे भी ना लगे ना कि मैं ही पागलों की तरह बोलता जा रहा हूं। नहीं नहीं सर हम बोलेंगे, आप टेंशन मत लो, दोबारा से स्टार्ट करो। पहला कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड कप मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, तीसरा कॉस्ट प्लस मेथड, चौथा प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। चौथा कौन सा है? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। पांचवा है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड, और लास्ट में है अदर मेथड एज में बी प्रिस्क्राइब। अब देखो मैंने लिखा भी है कप मेथड मोस्टली यूजेबल, 95% चांस है प्रोफेशनल में क्वेश्चन कप मेथड का ही बनेगा। कप मेथड कैसे सोल्व होता है इसका क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। रीसेल प्राइस मेथड ये तब लगता है अगर हम गुड्स परचेस करते हैं एसोसिएटेड एंटरप्राइज से और फिर उसको आगे सोल्ड कर देते हैं नॉन एसोसिएटेड को, उस केस में मतलब परचेस करके मैंने आगे रीसेल कर दिया, उस केस में लगता है रीसेल प्राइस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड नॉर्मली लगता है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है उनमें जब कॉस्ट निकाली जाती है उस केस में मेथड लगता है। प्रॉफिट स्प्लिट मेथड नॉर्मली लगता है जब जॉइंट वेंचर
मतलब जब ज्वाइंट वेंचर होता है, एसोसिएटेड एंटरप्राइज के जब हम ज्वाइंट वेंचर करते हैं उस केस में प्रॉफिट स्प्लिट है। फिर ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड होता है, ये डिपेंड करता है कि भैया एंटरप्राइज कैसी है, उनकी ट्रांजैक्शन कैसी है, उस बेस पे। सर क्या ये प्रैक्टिकली सारे मेथड फॉलो होते हैं? प्रैक्टिकली सारे फॉलो होते हैं, बट ऑलमोस्ट हर जगह पे कप मेथड फॉलो होता है, बात ध्यान देना। सर हमें एग्जाम के लिए कितने करने हैं? एग्जाम के लिए जो जरूर करके जाना है कप मेथड तो भैया 200% करना है, और रीसेल प्राइस मेथड, कोस्ट प्लस मेथड, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को एक बार देख के जरूर जाना है, क्योंकि यहां से अगर मान लो मेथड के बारे में लिखना आ गया तो कम से कम आपको पता हो उस मेथड में करते क्या। सर क्या ये सारे मेथड में एडजस्टमेंट क्या होती हैं, आप वो हमें बता दोगे? बता दूंगा। और बताओ मेरे लायक क्या सेव है। जब नेक्स्ट सेशन लेंगे उसमें आपको बता देंगे इस मेथड में क्या क्या ट्रांजेक्शन होती हैं, कप मेथड का, और कप मेथड का क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा, रेंज कॉन्सेप्ट वाला भी एक क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, और बताओ क्या करें। अब तो खुश हो? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे चेक करो, ये आपके 6 मेथड है, टोटल 6 ही हो गए एक तरह से। इन 6 में से एक यूज करना है और उसको यूज करके एएलपी निकाल देंगे। अब एक बच्चा बोल पड़ा, कहता सर मुझे ना क्लास का याद आ गया। अब मुझे थोड़ा थोड़ा क्लास ध्यान आ रही है, क्योंकि पहले तो मैं बिल्कुल टीपी भूल ही गया था। अब मुझे याद आ रहा है कि आपने ना क्लास में कहा था कि जब भी आप इनमें से कोई मेथड यूज करोगे ना तो उसके दो केस होते हैं, या तो एएलपी निकल के आएगी एक, या कई बार ना हमारी एएलपी एक से ज्यादा भी निकल के आती है, क्योंकि जितने मेरे अनरिलेटेड पर्सन होंगे, अनरिलेटेड पर्सन से तो एएलपी निकालेंगे, और अनरिलेटेड पर्सन तो मेरे कई सारे हो सकते हैं, तो मेरी एएलपी एक भी हो सकती है और मेरी एएलपी मोर देन 1 भी हो सकती है। मैं कह यार बहुत बढ़िया बात है। कहता सर अगर मेरी एएलपी एक से ज्यादा आ गई तो इतनी सारी एएलपी में से कौन सी एएलपी बेस बनाएंगे? अगला पॉइंट मेरा वही है, देखो यहां पर क्या लिखा है। अगर आपने एप्रोप्रिएट मेथड यूज किया, 92C2 बोलता है कि जो भी आपने ऊपर से एक मेथड उठाया उस मेथड को यूज करके आपने एएलपी निकाली होगी। अब वो मेथड कैसे यूज करने हैं नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। मान लो कोई भी मेथड आपने यूज किया, उससे आपने एएलपी निकाली, या तो एएलपी आ गई एक, और या एएलपी आ रही है एक से ज्यादा। अब अगर आपकी एएलपी एक आ रही है ना, फिर तो भैया वही आपकी एएलपी बन जाएगी, उसको यूज करके आप चेक कर लो अपनी इनकम निकालनी कितनी है। बट अगर एएलपी आपकी एक से ज्यादा आ रही है, अगर एएलपी आपकी एक से ज्यादा है बट एएलपी आपकी 5 तक है, मतलब इट मींस अगर आपकी 5 एएलपी निकल के आ रही है, 5 या उससे कम, फिर तो गवर्नमेंट बोलती है उन पांचों का जो एवरेज होगा ना, उस एवरेज एएलपी को बेस बना के तुम क्वेश्चन कर देना। सर अगर मेरी एएलपी 6 आ गई, मेरी एएलपी 10 आ गई, मेरी एएलपी 20 आ गई, तो जैसे आपने बोला गवर्नमेंट ने एक रूल नंबर जो नया इंसर्ट हुआ आज से 1 साल पहले, रूल नंबर 10CA बनाया, इसको हम बोलते हैं रेंज कॉन्सेप्ट। देखो मैंने लिखा भी है, नेक्स्ट सेशन में करेंगे रेंज कॉन्सेप्ट, दैट इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, और पूरी उम्मीद कर रहा हूं इस बार जून या दिसंबर के अंदर आने की। तो बस इतना ध्यान रखना, अगर एएलपी 5 तक आएंगी तो सिंपल एवरेज निकालना होता है, और अगर एएलपी 6 या उससे ऊपर आएंगी तो फिर एक रेंज कॉन्सेप्ट लगता है, रूल नंबर 10CA, उस रेंज कॉन्सेप्ट को यूज करके हमें एएलपी निकालनी है, कैसे हम बाद में देख लेंगे। अच्छा अब यहां पर सुनना ध्यान से, अब जो भी आपकी एएलपी निकल के आ रही है, अब उस एएलपी और अगर एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू में 3% का वेरिएशन है, 3% का वेरिएशन है, और अगर होलसेल ट्रेडिंग एंटरप्राइज है तो उस केस में वेरिएशन 1% का हम देखते हैं, नॉर्मल केस में 3% है। आपको नॉर्मली 3% याद करना है, क्योंकि होलसेल ट्रेडिंग एक स्पेसिफिक केस है, वो हमारे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है। बट इतना ध्यान देना कि दो वेरिएशन है, 3%, 1%। 1% वाला होता है होलसेल ट्रेडिंग वाले केस में, और बाकी नॉर्मल केस में 3% होता है। अब बच्चा कहता है ये 3 और 1 तो याद कर लेंगे, पहले ये तो बताओ ये होता क्या है, क्योंकि तो हमें समझ में नहीं आ रहा। इधर देखो ध्यान से, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं। एक बात में सोच के बताना, आपने एक ट्रांजैक्शन की है, फॉर एग्जांपल मान लो 100 रुपए की, 100 रुपए की आपने एक ट्रांजैक्शन की है, ठीक है, और उसकी एएलपी आपकी निकल के आ रही है, एएलपी निकल के आ रही है 102 रुपए। अब सोच के बोलना, इंडिया वाले ने आउटसाइड इंडिया वाले को एक सामान बेचा 100 रुपए का। हेलो, इधर देखो ध्यान से, इधर 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 देखना, इधर ये व्हाट्सएप बंद करो बीच मेरी, ये व्हाट्सएप बंद करो, और ये कैंडी क्रश होती है, क्या होती है कैंडी क्रश बंद करो, पबजी बंद करो। ये पबजी वाले कई चैट बॉक्स में घूम रहे होते हैं, उनकी पबजी मैं सारी निकाल दूंगा, ध्यान रखना। ये नाला को पबजी गेम खेलने का टाइम है क्या? इस चक्कर में नेट की स्पीड कम हो रही है, इस चक्कर में ये काम हो रहे हैं। ये पूरा पर दिन जो पबजी के अंदर लग रहता है ना, तुम पबजी बन जाएगा तुम्हारे ऊपर। मेरे को लग रहा है किस दिन गेम आएगी कि इतनी सबसे ज्यादा पबजी इस बच्चे ने खेली है लॉकडाउन में, सीएस प्रोफेशनल का बच्चा, इसका नाम हिस्ट्री में क्रिएट कर दिया जाता है। ऐसे न्यूज देखना चाहते हो क्या नालायक? इधर देखो ध्यान से, चैट बॉक्स में ये पहले ध्यान आप सोच के बोलना, मैंने इंडिया वाले ने इंडिया से बाहर एक सामान बेचा 100 रुपए का,
अच्छा 100 रुपए का सामान बेचा, इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 102 रुपए है। अब 102 रुपए एफएमवी है और सामान बेचा 100 का। इंडिया वालों को फायदा हुआ नुकसान हुआ? फायदा हुआ। तभी मैं कहता हूं नालायक पबजी मत खेला करो, ये दिमाग में पबजी भर चुकी है आपके। एक बात में सोच के बताना नालायक, ये पेन मेरे पास है, ये पेन मेरा मार्केट में 102 रुपए का बिक सकता है, मैंने 100 का बेच दिया, तो फायदा है नुकसान है? नुकसान है ना सर। बच्चा कहता हाँ हाँ सर सॉरी सर नुकसान ही है, क्योंकि 102 की एफएमवी है, 100 रुपए का बेचा है तो नुकसान है। अच्छा कितने का नुकसान है? 2 रुपए का। तो मैंने कहा था उस 2 रुपए को क्या करोगे आप, इंडियन की इनकम में एडबैक कर दोगे। ये हमने क्या था ट्रांसफर प्राइसिंग के लो में जो अभी तक की है। बट अब गवर्नमेंट कहती है सुन भाई मेरी बात, विवेक सुन मेरी बात, कि एक्चुअल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो तेरी 100 रुपए है ना, इसका तो 3% निकाल, तू ट्रांजैक्शन वैल्यू का 3% निकाल। मैं कहा ठीक है जी। अब जब मैंने 100 रुपए का 3% निकाला तो कितना आ गया? 3 रुपए। तो मतलब 100 + 3 103 रुपए आ गया। तो अब मेरी एक रेंज बन गई। रेंज क्या बन गई? 100 से लेकर 103 की एक रेंज बन गई। अब गवर्नमेंट ने बोला विवेक कि जो तेरा एएलपी है, जो तेरा एएलपी है, अगर वो तेरा एएलपी इस 3% की वेरिएशन के बीच में आ रहा है, अगर तेरा एएलपी 3% की वेरिएशन के बीच में आ रहा है ना, तो बस उसी ट्रांजैक्शन वैल्यू को तू एएलपी बना दियो, फिर इस एएलपी को एएलपी मत बनाइयो। सर हमें समझ में ही नहीं आ रहा कुछ आप कहना क्या चाह रहे हो। इधर देखो ध्यान से नालायक, मैंने ये बोला है मैंने 100 रुपए का सामान बेचा, एएलपी 102 रुपए है और मेरी रेंज आ रही है 100 से लेकर 103, क्योंकि 3% बनेगा 3, तो 100 103 आ गया। अब 100 और 103 इसके बीच में क्या आ रहा है? 102 आ रहा है। तो क्या मेरा जो एएलपी मैंने निकाला इस 3% के बीच में है नहीं है? यस है ना। तो अगर मेरा एएलपी इस 3% के बीच में है, अगर मेरा एएलपी इस 3% के बीच में है, तो भैया फिर मुझे एएलपी नहीं लेना, फिर जितने की मैंने ट्रांजैक्शन की थी वही प्राइस मेरा सही है, मुझे कुछ एडिशन नहीं करना। अच्छा मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि गवर्नमेंट 3% का बेनिफिट देने जा रही है? यस नालायक मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। अब जाके आपको समझ में आया, चलो कुछ शुक्र है भगवान का समझ तो आया। मतलब ये कहना चाह रहा हूं 3% का वेरिएशन देख लेना जब भी क्वेश्चन निकालोगे। अगर तुम्हारा एएलपी 3% के बीच में होगा तो ट्रांजैक्शन वैल्यू ही तुम्हारी एएलपी बन जाएगी, और अगर 3% से ज्यादा वेरिएशन के अंदर होगा फिर जो तुमने एएलपी निकाला फिर वो एएलपी बनेगा। एक बच्चा देखो यहाँ पे उतावला हो रहा है क्वेश्चन पूछने को। बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 है और अगर मेरा एएलपी 105 रुपए आ रहा है, तो फिर तो 3% के बाहर चला गया। मैं कहा बिल्कुल बाहर चला गया। कहता फिर एएलपी कितना लेंगे? मैं कहा 105 रुपए लेंगे। कहता अच्छा आप समझ आ गया। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो अगर ट्रांजैक्शन वैल्यू और उसका 3% अगर इसके बीच में एएलपी आ जाए तो फिर तो ट्रांजैक्शन वैल्यू एएलपी बन जाएगी, और अगर उसके ज्यादा आ जाए फिर जो हमारा एएलपी आएगा फिर वही हमें लेना पड़ेगा। यस मैं ये बात कहना चाह रहा हूं। क्लियर है बात? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात 92C के क्लोज नंबर 2 में लिखी है। उसके बाद देखो जी 92C3, इसमें क्या लिखा है? कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर डिपार्टमेंट आपका एएलपी निकालेगा। अभी तक तो एएलपी आपने खुद निकाला, 5 मेथड होते हैं, कोई मेथड यूज किया एएलपी निकाल दिया, फिर वेरिएशन चेक किया 3% का। बट कुछ केस ऐसे होंगे जहां पर डिपार्टमेंट आपका एएलपी निकालेगा। बच्चा कहता है सर हमारा डिपार्टमेंट भी एएलपी निकाल सकता है? यस अगर आपने इन चारों में से एक भी गंदा काम किया होगा। अगर आपने इन चारों में से एक भी गंदा काम किया होगा, गंदा काम मतलब सर गंदा काम मतलब इस 92C में 4 काम ऐसे लिखे हैं जो आपने अगर इनमें से कोई भी कहीं पर भी आप इसके अंदर फॉल कर जाते हो तो फिर आपका एएलपी बेकार हो जाएगा, आपका एएलपी नहीं मानेंगे, फिर डिपार्टमेंट आपका एएलपी निकालेगा। सर वो 4 काम कौन कौन से देखो रही। सबसे पहला, जिसने एएलपी निकाला अगर उसने एएलपी 92C1 में जो 6 मेथड दिए उसके बेस पे नहीं निकाला। एक बच्चा कहता मैंने एएलपी पता कैसे निकाला? अपनी मर्जी से निकाल दिया, मैंने कोई और मेथड यूज कर लिया और गवर्नमेंट को पागल बना दिया। गवर्नमेंट कहती है अच्छा अच्छा भाई अगर आपने इन 6 में से ना कोई भी मेथड यूज नहीं किया ना तो ध्यान रखना आपका एएलपी गलत होगा, फिर डिपार्टमेंट तुम्हारा एएलपी निकालेगा। ये बात यहां पे लिखी हुई है। देखो क्या लिखा है? असेसी फेल टू कंप्यूट एएलपी एज पर 92C1। दूसरा, अगर आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किए, एक सेक्शन नंबर 92D हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हैं उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही मेंटेन नहीं किए तो भैया फिर डिपार्टमेंट तुम्हारा एएलपी निकालेगा। आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, गलत मेंटेन किए, वो रिलायबल नहीं है तो भैया फिर डिपार्टमेंट तुम्हारा एएलपी निकालेगा।
और अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने विद इन टाइम लिमिट जमा नहीं कराए, बुक्स ऑफ अकाउंट जमा करवाने की टाइम लिमिट होती है, अगर आपको पता हो 92D के अंदर लिखी हुई है, अगर आपने विद इन टाइम लिमिट जमा नहीं कराए तो डिपार्टमेंट एएलपी निकालेगा, बट डिपार्टमेंट एएलपी निकालने से पहले आपको लव लेटर देगा, उस लव लेटर में पूछेगा कि बताओ मैं तुम्हारा एएलपी क्यों ना निकालूं। सर इस लव लेटर में क्या पैगाम आया होगा, इस पैगाम को हम बोलते हैं शोकोस नोटिस। उसमें पूछा जाता है कि बताओ मैं तुम्हारा एएलपी क्यों ना निकालूं क्योंकि तुमने इनमें से कोई एक डिफॉल्ट की है। अच्छा सर बिना शोकोस नोटिस के डिपार्टमेंट एएलपी नहीं निकाल सकता? नहीं निकाल सकता, अगर निकाला तो वो एएलपी इनवैलिड मान लिया जाएगा। तो पहले शोकोस नोटिस आएगा, उसके बाद ही डिपार्टमेंट एएलपी निकालेगा, बस ये पर ध्यान दो। दैट इज क्लोज नंबर 3। फिर क्लोज नंबर 4 बिल्कुल सिंपल है। क्लोज नंबर 4 में क्या लिखा है कि जो एएलपी डिपार्टमेंट ने क्लोज नंबर 3 में निकाला, जो एएलपी डिपार्टमेंट ने क्लोज नंबर 3 में निकाला, डिपार्टमेंट उस एएलपी को यूज करके इनकम निकाल देगा। इनकम का मतलब क्या है, वही आपका एड बैक कर देगा। बट एक बात ध्यान देना सर, एक बात ध्यान देना, यहां पर एक स्पेशल पॉइंट ये है, ट्रांजैक्शन वैल्यू मान लो 100 रुपए है, डिपार्टमेंट ने एएलपी निकाल दिया 150 रुपए, ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 है, डिपार्टमेंट ने एएलपी निकाले 150 रुपए, तो क्या करोगे 50 रुपए एड बैक करेंगे। अब जो 50 रुपए एड बैक किए जाएंगे ना, इस 50 रुपए के लिए किसी भी तरह की तुम्हें डिडक्शन नहीं दी जाएगी, बस ये बात ध्यान देना। सर ये तो गलत कर दिया, क्यों भाई गलत क्यों कर दिया? गलत क्यों कर दिया? जब तुम्हारा प्राइस 150 रुपए था तुमने 100 दिखाया क्यों? जब तुम्हारा प्राइस 150 रुपए था तुमने 100 क्यों दिखाया? इट मीन तुमने 50 रुपए ब्लैक मनी कन्वर्ट की होगी ना। अब जब तुमने ब्लैक मनी कन्वर्ट की तब गवर्नमेंट तुम्हें छोड़ दे, और जब गवर्नमेंट ने वो 50 रुपए पकड़ के एडबैक कर दिए, तुम कह रहे हो उस 50 रुपए के ऊपर हमें डिडक्शन चाहिए। गवर्नमेंट कहती किस बात की? तो ये स्पेसिफिकली क्लोज नंबर 4 में लिखा हुआ है। देखो यहां पे क्या लिखा है, इनकम में कंप्यूट ऑन द बेस ऑफ एएलपी, जो एएलपी निकाला उसके बेस पे इनकम निकालेंगे। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A और 10AA शैल नॉट बी अलाउड अगेंस्ट इंक्रीज इनकम। जो इनकम इंक्रीज की है डिपार्टमेंट ने, उस इंक्रीज इनकम पर कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान दो। नॉर्मल इनकम जो आपने दिखाई है उस पर डिडक्शन क्लेम कर लो, जो डिपार्टमेंट ने इंक्रीज की है उस इंक्रीज इनकम पर डिडक्शन नहीं मिलेगी, बस ये बात ध्यान देना। तो ये सारी बातें सर आपकी निकल के आती हैं, ठीक है। तो फाइनली अब जाके 92C4 हमारा खत्म हो जाता है सर। अब अगर मैं 92C4 की बात करता हूं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का पक्का। तो आज एक तो हमने 92A हमने कंप्लीट किया, 92A एसोसिएटेड एंटरप्राइज वाला। एक बार घर जाके दोबारा पढ़ लेना, इस वीडियो को पीछे करके दोबारा सुन लेना, होप्स आपको समझ में आ जाएगा। आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा फास्ट लगेगी, रीजन बीइंग है क्योंकि फास्ट होगी सर, रिवीजन करवानी है, क्योंकि लेक्चर इसके अंदर काफी सारे लगते हैं। अब मैं उतने लेक्चर यहाँ पे नहीं लगा सकता, मुझे सिर्फ रिवीजन करवानी है, ताकि जिन जिन बच्चों ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है या जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कम से कम उन्हें फायदा हो जाए। बाकी ऑब्वियस बात है, कई बच्चे मेरे को पता है जो डिसलाइक वाले होते हैं वो नेगेटिव बोल के जाते हैं, उन्हें लगता है विवेक सर इतना फास्ट कराते हैं। तो सर उनको नहीं पता ना कि क्लास में कितने लेक्चर है, उनको तो बस एफर्ट्स नहीं दिखते, कई बच्चों के एफर्ट सबके लिए बेकार बन जाते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं और होप सो ये बेस्ट आपका भी बेस्ट रिजल्ट लेके आएगा, ठीक है। तो जितने बच्चे यहाँ पे सेशन के अंदर बैठते हैं उनका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा, जो नहीं बैठते मैं उनको उम्मीद करना चाहता हूं, उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप बैठा करो, आपको फायदा मिलेगा। अभी आपको लग रहा है सब कुछ आता है, ऐसा नहीं होता सर, कहीं ना कहीं रिवीजन जरूर होती है। आधा घंटा अगर निकाल के इन्वेस्ट कर दोगे ना, आपका फायदा बहुत होगा, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में जी। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, रूल नंबर 10CA रेंज कॉन्सेप्ट। इट मीन अगर एएलपी 6 या उससे ऊपर होंगे, 10 एएलपी हैं, 15 एएलपी हैं, 20 एएलपी हैं, तो हमें एएलपी कैसे निकालना है, और कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड का एक क्वेश्चन करवा दूंगा, और बाकी मेथड आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा कैसे मेथड करने होते हैं। तो ये खत्म करके फिर उसके बाद एक सेशन और होगा टीपी का, देन हमारा टीपी बैकअप हो जाएगा। फिर DTAA और गार के जो बेसिक प्रोविजन होंगे उसकी रिवीजन करा दूंगा। तो इंटरनेशनल टैक्सेशन आपके माइंड में सेट कर दूंगा कि इंटरनेशनल टैक्सेशन है क्या, ठीक है। चलो तो फिर बाकी मुलाकात करूंगा जी नेक्स्ट सेशन में, सेम टाइम सेम जगह। अब सेशन हमारा परसों होगा जी, एक दिन छोड़ के, क्योंकि कल एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के आपके छोटे भाई बहन का है, फिर परसों आपका है, ठीक है। तो दोनों को बराबर टाइम देके चलेंगे, और दोनों का जबरदस्त जब रिजल्ट आएगा ना, उस दिन मुझे सेटिस्फेक्शन होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, अच्छे अच्छे काम करो, जिंदगी एक बार है, हमेशा अच्छे काम किया करो, और किसी का बुरा मत बोला करो, बुरा मत सोचा करो, ये बातें अच्छी नहीं होती, अभी नहीं पता, आगे रख के पता लगेगा, आप मुझे याद करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर। फैमिली का ध्यान रखना है जी बिल्कुल आपने, उनकी रिस्पेक्ट करनी है और फैमिली का ध्यान रखना है। टेक केयर।